हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं आज। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविज़न्स पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इंक्लूड थे, लेकिन 1930 में ठीक है एक अलग से एक्ट बनाया गया जिसे इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कहा गया। ठीक है, और बाद में 1963 में इस एक अमेंडमेंट किया गया और इंडियन वर्ड को भी हटा दिया गया और उसे अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का नाम दिया गया। ठीक है, तो अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो अब हम इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें इंक्लूड है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, कि वस्तु विक्रय अनुबंध का निर्माण ये क्या होता है। तो ये सेक्शन 4 से 10 में इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो सेक्शन 4(1) क्या कहता है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफ़र और एग्रीज टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर ए सर्टेन प्राइस। कि सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, जिसमें जो है एक सेलर गुड्स की ऑनरशिप दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करता है या ट्रांसफ़र करने के लिए सहमत हो जाता है। ठीक है, अब ये जो सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। अगर तो एकदम ही गुड्स जो है ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, जैसे ए ने बी को एक मोबाइल सेल किया, ठीक है, बी ने उसे ख़रीद लिया, पैसे दे दिए, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, तो ये तो एब्सोल्यूट है कि इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंडीशनल भी हो सकता है। ठीक है, कि अगर कंडीशन ये लग सकती है कि अगर बायर को पसंद आएगी तो वो गुड्स रख लेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। अब अगर ए बी को अपना फ़ोन देता है, अब बी क्या कहता है कि मैं 2 दिन इसको यूज़ करके देखूँगा, अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं रख लूँगा। तो ये क्या है, एक कंडीशनल है। ठीक है, अगर उसे पसंद आएगी तो वो रख लेगा तो सेल हो जाएगी, नहीं होगी तो वो नहीं सेल मानी जाएगी। तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ये एक वाइड टर्म है, इसमें सेल भी इंक्लूड है आपकी। ठीक है, और एक जो एग्रीमेंट टू सेल है वो भी इंक्लूड है। ठीक है, इसमें सेल भी इंक्लूड है और एग्रीमेंट टू सेल वो भी इंक्लूड है। अब सेल तो क्या होती है, सेल में तो क्या होती है, जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो जाती है सेलर से बायर को। ठीक है, जब ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है सेलर से बायर को तो वो सेल है। लेकिन अगर ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफ़र होगी या कोई कंडीशन है ट्रांसफ़र होने की ओनरशिप को, तो वो सेल नहीं है, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ये भी सेल के अंतर्गत मानी जाएगी। कैसे, जैसे हम पढ़ते थे सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस। ठीक है, कि अगर कस्टमर को पसंद आएगी तो वो गुड्स रख लेगा, नहीं पसंद आएगी तो वो वापस ले जाएगा, तो हम इसे भी सेल मानते थे। ठीक है, तो इस टाइप की जो एग्रीमेंट टू सेल इसे कहेंगे, अगर ऐसा है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल भी आता है और एग्रीमेंट टू सेल भी आता है। ठीक है, एग्रीमेंट सेल में तो क्या होता है कि ओनरशिप तभी ट्रांसफ़र हो जाती है। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, ठीक है, कि जो ऑनरशिप है वो फ्यूचर में ट्रांसफ़र होगी या कोई कंडीशन है उसके साथ ट्रांसफ़र हो रही है, वो कंडीशन पूरी होगी तब ट्रांसफ़र होगी। जैसे हमने गुड्स बेची सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे, कि अगर बायर को पसंद आएगी तो वो रख लेगा, नहीं तो वो क्या कर देगा, वापस कर देगा। ठीक है, तो ऐसे केस में कब ट्रांसफ़र होगी ओनरशिप, जब बायर अपनी पसंद बता देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले है बायर एंड सेलर।
कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक बायर और एक सेलर। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो पार्टीज होनी चाहिए, बायर अलग होना चाहिए और सेलर अलग होना चाहिए। ठीक है, अब सेलर अपनी गुड्स को खुद तो खरीदेगा नहीं, तो सेलर और बायर अलग अलग होने चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं कि एक जो माल का सेलर है, गुड्स का सेलर है, ठीक है, वो ऐसा पर्सन हो सकता है जो गुड्स का ओनर नहीं है। ठीक है, अब कोई पर्सन गुड्स को सेल कर रहा है लेकिन वो गुड्स का ओनर नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सेल भी लीगल सेल मानी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो गुड्स का बायर है वो गुड्स का ओनर भी हो सकता है। ठीक है, क्या मतलब है, जैसे अभी हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज का, उसमें क्या था कि जिस पर्सन के पास गुड्स गिरवी रखी जाती हैं, यानी कि पानी, अगर उसको पेमेंट नहीं मिलती अपने लोन की, तो वो क्या कर सकता है, जो उसके पास गुड्स रखी हुई हैं गिरवी, उनको क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। ठीक है, वो गुड्स को सेल करने का राइट है उसे। तो अब अगर वो गुड्स सेल कर रहा है तो जो गुड्स का ओनर है, यानी कि पानर, जिसने गुड्स वो क्या रखी, गिरवी रखी, वो उनको क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पॉइंट है कि ऐसा पर्सन जो गुड्स का ओनर नहीं है वो भी गुड्स को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, और जो गुड्स का ओनर है वो बायर हो सकता है। ठीक है, तो एक जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो पार्टनर है वो भी गुड्स को अपनी फर्म में से ख़रीद सकते हैं। अगर किसी गुड्स के पार्ट ओनर हैं, यानी कि ए और बी, ठीक है, दोनों पर्सन्स के पास क्या है, दोनों पर्सन्स के पास जो है, दोनों ने मिलकर एक गाड़ी खरीदी हुई है। ठीक है, अब ए क्या करेगा, ए और बी दोनों ने मिलकर गाड़ी खरीदी हुई है, तो ए अगर वो गाड़ी खरीदना चाहता है तो वो बी को पेमेंट कर देगा। ठीक है, अगर कोई पार्ट ओनर है तो एक पर्सन, ठीक है, ए ही अगर गाड़ी खरीदना चाहता है तो ए बी को पैसे देकर वो गाड़ी उसकी हो जाएगी। तो इस तरह से है ये कि बायर और सेलर, वैसे तो दो अलग अलग पार्टीज ही होनी चाहिए, एक जो सेलर है वो बायर नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गुड्स। अब यहाँ गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स का मतलब क्या है कि जिस चीज़ को हमें सेल करना है, जिस चीज़ को हमें सेल करना है वो क्या है, गुड्स। तो गुड्स में क्या आ जाती है, मनी आ जाती है और ऑक्शनेबल क्लेम्स। इन दोनों को छोड़कर, मनी और ऑक्शनेबल क्लेम्स, इन दोनों को छोड़कर बाकी जो चीज़ें हैं वो किस में आती हैं, गुड्स में। ठीक है, अब गुड्स के अंतर्गत क्या आ जाता है कि गुड्स में सारी मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएगी, जैसे फर्नीचर है, ठीक है, और भी कुछ फर्नीचर है, क्लॉथ्स हैं, ये सब चीज़ें हम जो है सेल कर सकते हैं। तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स में आ जाती है। ठीक है, या इसमें स्टॉक भी आ सकते हैं, शेयर्स भी आ सकते हैं, क्रॉप्स भी आ सकती हैं, ग्रास भी आ सकती है, एंशियंट टाइम के कॉइन्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वो सब गुड्स में आ सकते हैं, लेकिन मनी नहीं आ सकती। ठीक है, मनी को हम सेल नहीं कर सकते। दूसरा, ऑक्शनेबल क्लेम्स। ऑक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है कि वो गुड्स, वो क्लेम्स, जैसे लोन लिया किसी ने, अगर उस एक पर्सन ने लोन लिया हुआ है तो वो लोन जो है वो किसी दूसरे पर्सन को बेचा नहीं जा सकता। वो लोन अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जाकर उस लोन को आप लोन के लिए केस कर सकते हो और क्या कर सकते हो, उस लोन का पैसा आप वसूल कर सकते हो, लेकिन उस लोन को आप सेल नहीं कर सकते। तो ना तो मनी और ना ही
ऑक्शनेबल क्लेम्स ये गुड्स में आते हैं। ठीक है, गुड्स का मतलब जिन चीज़ों को हमें सेल करना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। तो ना तो मनी आती है, जैसे हमारी करेंसी है ये भी नहीं आती, और ना ही ऑक्शनेबल क्लेम्स आते हैं।